वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं अंशुमन तिवारी। फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट नंबर 2 कंसंट्रेशन टर्म्स का। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो पहले आप पार्ट नंबर 1 देखिए इस वीडियो का, तो आपको और बेटर समझ में आएगा। इन द प्रीवियस वीडियो हमने लास्ट टॉपिक जो बच्चों पढ़ा था वो था स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के बारे में। अब सबसे पहले हम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी को रिलेट करते हैं कि आखिर में ये दो कंसंट्रेशन टर्म्स आपस में रिलेट कैसे होते हैं। देखिए, आप सबको दिख रहा है मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, एंड द नंबर ऑफ मोल्स यू ऑल नो कैन बी गिवन एज गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू बी, मोलर मास इज एम बी। यहां से एक रिलेशन बन सकता है बच्चों। देखिए, लेट अस से हमारे पास जो मोलैरिटी का फॉर्मूला है उसे दोबारा लिखते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ given mass upon molar mass, that is Wb upon Mb, okay, into volume of solution in liter. Let us say it is in liter. Okay, now as you see over here, the mass of the solute in gram divided by volume of solution in liter is what? Is strength. So in this place, weight of the solute in gram divided by volume of solution liter, we can write strength. So we have a formula that molarity is equals to strength divided by molar mass. तो यहां से बच्चों एक फॉर्मूला आ गया हमारा कि अगर हम स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं, तो हम मोलैरिटी को डायरेक्ट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर दें। किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम लेटर ऑन इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये आप लोग एड ऑन कर सकते हैं अपने नोट्स में। ये बहुत अच्छा एक रिलेशन है जिससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो अगला नेक्स्ट कंसेप्ट रहता है, अच्छा, मोलैरिटी के भी कुछ केसेस होते हैं बच्चों। मोलैरिटी के भी कुछ केसेस होते हैं, हम वो समझते हैं पहले। देखिए, मान लीजिए हमारा डाइल्यूशन का केस है। इन केस ऑफ डाइल्यूशन, हमारा केस डाइल्यूशन का है कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हुआ है। तो डाइल्यूशन केस में बच्चों क्या होगा कि हमारे पास एक कोई बीकर है, लेट अस से उसकी कुछ वॉल्यूम V1 है और मोलैरिटी M1 है। हमने उसके अंदर सॉल्वेंट को ऐड करा जिसकी वजह से उसकी जो वॉल्यूम है वो हो गई V2, अब जो उसकी मोलैरिटी M2 होगी, नई मोलैरिटी, अगर हम इसे निकालना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला बनता है बच्चों, M2 इक्वल्स टू M1 V1 अपॉन V2। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि द कंपोनेंट्स आर, या आप कह सकते हो द कंपोनेंट शुड बी नॉन रिएक्टिंग। आपके कंपोनेंट्स नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, तब आप ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन चलेगी। अच्छा, ये ऊपर इक्वेशन मैंने लिखी है बच्चों, इसको हम मोलैरिटी इक्वेशन भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज मोलैरिटी इक्वेशन। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। इसको हम मोलैरिटी इक्वेशन भी कहते हैं, मोलैरिटी इक्वेशन। अब बच्चों अगली बात समझो। अब अगर हम मान लीजिए दो सॉल्यूशन को ऐड करते हैं जो एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, व्हेन टू सॉल्यूशंस आर एडेड सच दैट द टू आर रिएक्टिंग। जैसे आपकी रिडॉक्स टाइट्रेशन,
जो आप क्लास 12 में रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ते हैं उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। तो आपका फॉर्मूला बन जाता है m1v1/n1 = m2v2/n2। इसको आप ऐसे लिख सकते हो n2 टाइम्स m1v1 = n1 टाइम्स m2v2। अब यहाँ पे n1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 1 या रिएक्टेंट 1 लिख सकते हो आप लोग, रिएक्टेंट 1, ठीक है ना। और सिमिलरली n2 जो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 होगा। इस तरीके से हम दो सॉल्यूशंस को जो रिएक्टिंग होंगे लिख सकते हैं। इसी बेसिस पे बच्चों हम लोग एसिड्स और बेसिस का सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। देखिए अब इसी बेसिस पर अगर हम एसिड्स और बेसिस का सॉल्यूशन नहीं है तो मान लीजिए कोई एसिड है जिसकी वॉल्यूम मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ Ba से, ठीक है ना। इसके बाद एसिड की जो मोलैरिटी है मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ Ma से, और जो एसिड की बेसिसिटी है उसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ Na से, ठीक है। बेसिसिटी यू नो एसिड्स की बेसिसिटी वो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल या आप कह सकते हो कि आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस होते हैं जो एक एसिड के वन मॉलिक्यूल के कंप्लीटली डिसोशिएट होने पर या आयनाइज होने पर वाटर में रिलीज होते हैं। आपने अरेनियस कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो 1 मोल ऑफ एसिड या 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड पूरी तरीके से आयनाइज होकर नंबर ऑफ H+ आयंस फर्निश करता है, रिलीज करता है, वो उसकी बेसिसिटी डिफाइन होती है। तो अगर हम एसिड्स की बात करें तो ये हमारा डेटा हो गया। इसी तरीके से अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस की वॉल्यूम Va हो गई, मोलैरिटी Vb हो गई, मोलैरिटी Mb हो गई, और इसके लिए एसिडिटी टर्म यूज होता है। बेटा एसिडिटी वो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयंस होते हैं जो एक बेस के पूरी तरह से वाटर में आयनाइज होने के बाद हमें मिलते हैं, यानी कि वो नंबर ऑफ OH- आयंस जो एक बेस के पूरी तरह आयनाइज होने पर हमें मिलते हैं, डेट इज कॉल्ड द एसिडिटी ऑफ बेस। तो यहां से हमारी इक्वेशन बनती है Na टाइम्स MaVa = Nb टाइम्स NbVb। दिस इज द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एसिड। सभी इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे फॉर एग्जांपल में। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इन्हें मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो अभी हमने डिस्कस कर लिए, आप इनको हाईलाइट कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब हम बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉर्मेलिटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी। अच्छा टॉपिक है, आप कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझ सकते हैं। अच्छा नॉर्मेलिटी की अगर हम बात करें तो नॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। इसकी यूनिट का भी सिंबल हो सकता है, यानी कि अगर आप इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल N से रिप्रेजेंट करा जाता है। बट इसे डिफाइन कैसे करते हैं? इसे डिफाइन करते हैं एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
आप ये कह सकते हो कि वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट जो एक सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो कि जनरली लीटर में ली जाती है उसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करके मिलता है हमें। यानी कि अगर हम नॉर्मेलिटी को एक्सप्रेस करें तो नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर करके एक्सप्रेस करा जा सकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज है। देखो बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट की जब हम बात करते हैं, जब हम ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो किसी भी सब्सटेंस की ग्राम इक्विवेलेंट जो जिसके हम निकालना चाहते हैं उसको आप निकाल सकते हो उसके गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास से, वेट या मास से। तो आपको सर ग्राम इक्विवेलेंट एग्जैक्टली है क्या, मोल्स क्या है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। सिमिलरली ग्राम इक्विवेलेंट भी किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी ग्राम इक्विवेलेंट में अगर आप निकालना चाहते हैं तो उस सब्सटेंस का गिवन मास, भाई आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल देते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर आप गिवन मास को इक्विवेलेंट मास से इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दो तो ग्राम इक्विवेलेंट निकल के आ जाता है। सिर्फ एक क्वांटिटी है, इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस को अगर हम क्वांटाइज करते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट भी एक तरीका हो सकता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट बेसिकली इज नथिंग बट द गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। रिपीटिशन बार बार इसलिए कर रहा हूं कि आपके लिए थोड़ा नया टर्म है। अगर हम इक्विवेलेंट वेट की बात करें बच्चों, इक्विवेलेंट वेट की बात करें या इक्विवेलेंट मास की बात करें तो इसे कैपिटल ई से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर, जिसमें जो एन फैक्टर है, जो एन फैक्टर है ये डिपेंड्स करता है नेचर। जब नेचर की बात बोल रहा हूं तो यहां केमिकल नेचर की बात हो रही है, केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के केमिकल नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको सबसे ज्यादा फेमस जो एन फैक्टर की वैल्यूज होती है वो बताता हूं। अगर आपका यहां 3 केस बनाते हैं। पहला केस मान लीजिए फॉर एसिड्स है, एसिड्स। तो अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं किसी एसिड का तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए या इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आप उसके मोलर मास को डिवाइड कर दीजिए उसकी बेसिसिटी से। यानी कि इस केस में जो एन फैक्टर होता है, जो एन फैक्टर होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ H प्लस आइंस, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेसिसिटी इज नथिंग बट द H प्लस आइंस, है ना। तो ये आपका एसिड्स के लिए हो गया। अगर हम कोई बेसिस के लिए बात करते हैं, बेसिस के लिए तो जो इक्विवेलेंट वेट होता है उसको आप निकालते हैं तो मोलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी हो जाती है। और एसिडिटी आप सबको पता होना चाहिए, इस केस में एन फैक्टर एसिडिटी हो गया, एन फैक्टर बराबर एसिडिटी हो गया। और एसिडिटी आपको पता होनी चाहिए नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, जो कि हमें बेस के आयनाइज से डिसोशिएट होने पर मिलेंगे। अगर हम फॉर सॉल्ट बात करते हैं, एसिड बेसिस सॉल्ट, ओके। तो अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट बराबर हो गया किसी भी सॉल्ट का फॉर्मूला मास, या फिर आप सिंपल मोलर मास भी समझ सकते हो। उसके लिए फॉर्मूला मास लिखते हैं क्योंकि वो जनरली आयनिक होते हैं सॉल्ट्स मोस्टली, अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटाइन। यानी कि यहाँ पे जो एन फैक्टर की वैल्यू है वो पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटाइन्स के इक्वल है। तो बच्चों ये नॉर्मेलिटी के बारे में मैंने आपको बताया। जब भी हम किसी सब्सटेंस के नॉर्मेलिटी को डिटरमाइन करते हैं तो वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन
या आप कह सकते हो पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मानी जा सकती है, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मानी जा सकती है। नॉर्मेलिटी को हम मैथमेटिकली ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ बी का मतलब सॉल्यूट है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आ गया ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट को जो हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट या मोलर, सॉरी गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ई को हम एक्सप्रेस करते हैं मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इसमें फॉर्मूले के बाद फॉर्मूले, इसलिए बहुत ध्यान समझिएगा। और एन फैक्टर को जो बेसिकली डिपेंड करता है केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, उसे हम बेसिकली फॉलोइंग टाइप्स पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एसिड्स के लिए बेसिसिटी, बेसिस के लिए एसिडिटी और सॉल्ट के लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज और कैटायन। आप इसको अच्छे से रिव्यू करिए, देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।